1855 में जब आदेश आता है ना इंग्लैंड से कि पार्लियामेंट के हिसाब से, इंग्लैंड वाली पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगा, उस टाइम पे विद्रोह होना शुरू हुआ। और जो गांव है अपने, वो असल में कबीले की फॉर्म में है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जंगल, खेती और उत्पादन। हर घर के अंदर कपड़ा बन रहा है, आपके अपना मिट्टी के ही बर्तन हैं, लोहे का कारोबार करने के लिए गांव का ही आदमी है, कपड़े धोने वाला गांव का आदमी है, चरमकार गांव में है, जरूरत का हर सामान अपने पास गांव में है। और पूरे गांव की अर्थव्यवस्था जो है वो जंगल आधारित है। गांव के अंदर जो पैदावार जितनी चाहिए, दाल जिसको चाहिए, अनाज जिसको चाहिए, पटसन चाहिए, उस टाइम पर तो सण भी बोया करते, तो अपनी खाट, अपने सब कुछ अपने उत्पादन था। मतलब आपको बाजार से कुछ भी लाना नहीं पड़ता था, बल्कि जो गांव के अंदर पैदावार हुई और जितनी जरूरत का सामान था वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जो बचा, वो एक्स्ट्रा बचा, वो नगर में जाता था और वो नगर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता था पूरे व्यापारी लोगों के लिए, और फिर बाकी लोगों के लिए, नौकर लोगों के लिए वो बचा हुआ सामान हुआ करता था। उस टाइम पे हाथ की कारीगरी भी अगर आप देखोगे वो इतनी मजबूत है, और उनका जो ज्ञान है वो इतना तगड़ा है कि 1000 साल पुराने किले आज भी खड़े हैं, लेकिन 100 साल पुरानी बिल्डिंगें गिरने लगी है। 20 साल पुराने पुल गिर लिए, बढ़ते बढ़ते पुल गिर लिए आज वालों के। रसायन विज्ञान का एग्जाम्पल देखना हो तो दिल्ली के अंदर महरौली में खड़ी हुआ मीनार देख लो, जो लोहे का स्तंभ देख लो, उसमें आज तक जंग नहीं लग लिया, उस टाइम की है वह। अगर आपको वास्तुकला देखनी है, भवन निर्माण कला देखनी है, आपको रसायन का बता ही दिया मैंने, भौतिकी देखनी है, तो आप देखोगे कि उस दौर के लोगों के पास में समझ की कोई कमी नहीं थी। आपको लगता है कि ये बिजली आपके फायदे के लिए है, जबकि इससे आप एक भी ऐसा काम नहीं करते जो आपके असल लाभ का हो, असली लाभ का एक भी काम नहीं है। जब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे ना, तो मतलब एक एक नुकसान आपको मैं इसके गिना सकता हूं। तो उस वक्त जब अंग्रेज कबीलों में जाने लगे, और हमारे नियम क्या थे कि हमारे दायरे में कोई भी आदमी अनवांटेड या अनइनवाइटेड नहीं आएगा, जिसको बुलाया नहीं गया वो नहीं आएगा। तो अगर बिना बुलाए आ जाते तो कबीले के लोगों ने उनको काटना शुरू कर दिया, क्योंकि नेचुरल जस्टिस, जो यूनिवर्सल लॉ की जो बात करा ना, तो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि जहां आपका कब्जा है वो आपकी जमीन है। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो ये डिजिटलाइज करने लग रहे, ये सारा कुछ करना, ये तो अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खेल चल रहा है। वहां तो अब डेमोक्रेसी के नाम पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है तुम्हारी चुनी हुई सरकार ने बनाया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तुम नहीं बनाया है। जबकि रियलिटी तो ये है, बीएनएस का ही देख लो आप। मैं बीएनएस पे ही आऊंगा। मैं बीएनएस का खेल क्या है कि पुराने आईपीसी को उठा करके 1860 वाले को न्यू का न्यू बीएनएस बना दिया। उसके ऊपर सवाल ना उठ पाए और संसद में उस पर बहस ना हो पाए, तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 177 पार्लियामेंट के मेंबर उस दिन सस्पेंड किए, उनको बाहर फेंका, और जो बाकी बचे उनका 2/3 मेजोरिटी से, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के बच गए, ओपोजिशन का सारा एमपी बाहर फेंक दिया था मार्शल्स की मदद से, सस्पेंड करके बाहर, और फिर वो पास कर दिया। और दुनिया को ये दिखाएंगे कि आपकी चुनी हुई सरकार ने बनाए। ये ऐसे बनते हैं कानून बेसिकली। तो उनको हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये आपकी सहमति से बने हैं या आपके रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनने बनाना है। रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं बनाया, वो ऊपर से जो आदेश हुआ, चाहे ये थे खेती वाले तीनों कानून थे, ये भी ऑर्डिनेंस ला करके पेश किए गए। और ऑर्डिनेंस किसके बहाने? कोरोना के बहाने। कोरोना के बहाने कैसे? ध्वनिमत से पास किए गए। ध्वनिमत से क्यों किए गए? क्योंकि नियम है ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल की बात कर रहा था कि लूप होल छोड़े इसलिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लूप होल के लिए छोड़ रखा है कि यदि सूखा, बाढ़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंडीशन हो कि सूखा, बाढ़, कोई और प्राकृतिक आपदा, भूकंप, युद्ध, महामारी जैसा कोई सिचुएशन हो, तो चुनी हुई सरकारों को या सेना को जरूरत से ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, वो नागरिकों के ऊपर जबरदस्ती कर सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी में आपने किसी को मतलब जबरदस्ती करने का अधिकार दे दिया, वो तो इमरजेंसी आपसे हटने नहीं देंगे। जैसे किसी जगह पर धारा 144 परमानेंट लगा के रखते हैं वो इमरजेंसी के तौर पे, क्योंकि आपको पावर दे दी 144 के अंदर
ये इमरजेंसी है, यहाँ तो सील्ड एरिया है, इसलिए आपको 24 आवर आपको इमरजेंसी मतलब में रहना पड़ेगा यहाँ पे इस एरिया के अंदर। शिमला में यही तो हुआ था। हाँ, वो शिमला में जो पंगा हुआ वो भी हमारा इसीलिए हुआ था। हमने कहा अच्छा तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अब देश के मालिकों को, नौकर से परमिशन लेनी पड़ेगी, हम यहाँ बोलेंगे एंटरटेनमेंट करेंगे तो, क्योंकि तुमको टैक्स चाहिए, तुम इतने हरामखोर हो कि तुमको बोलने पे भी टैक्स चाहिए, गाने पे भी टैक्स चाहिए, सामान बेचना उस पे भी टैक्स चाहिए, चलना है तो उस पे भी टैक्स चाहिए, तुमको टैक्स चाहिए खाली, खाने पे भी, पीने पे भी, नमक पे भी, चलने पे भी, सब पे टैक्स चाहिए। वो मसला था। तो अब ये क्या होता है कि जब पूरे देश के अंदर बवाल ज्यादा मचने लगा और विद्रोह होने लगा, उसी को सपोर्ट करने के लिए जो इंग्लैंड से जो चिट्ठी आई थी उसी के मतलब सपोर्ट करने के लिए फिर आईपीसी बनी और फिर पुलिस के कानून बने 1861 में। आईपीसी 1860 में आती है। तो क्या 1860 से पहले भारत में न्याय व्यवस्था नहीं थी? क्या कोई कानून व्यवस्था नहीं थी? यानी अंग्रेज जब तक नहीं आए थे, क्या उससे पहले अन्याय हुआ करते थे हमारे यहाँ पर? वो लोग जब किताब छापेंगे तो यही चीज मेंशन करेंगे वो, कि पहले तो इतना खराब होता था, पहले तो बच्चे जन्म के समय मर जाते थे, इसीलिए हमको हमदाई के ऊपर ऑपरेशन वो करने लगे मुकदमे, इसीलिए हम लोग तुम्हारे लिए अस्पताल लेकर के आए। पहले तो इतना खराब, पहले तो तुम्हारे पास अनाज भी नहीं होता था 1965 में, तो तुम अकाल आ गया था तुम्हारे देश के अंदर, इसीलिए हमने हाइब्रिड बीज दिए थे तुमको, ताकि तुम्हारा खाद्य संकट दूर हो सके। जैसे आज के हालात पैदा किए गए हैं वैसे ही वो भी पैदा किए गए थे और वैसे ही वो पैदा किए गए थे। ये बात समझाने में हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है, देश की जनता को समझाने में। तो उस टाइम पे जब अंग्रेजों को काटना चालू किया आदिवासियों ने और कबीले के लोगों ने, तो अंग्रेज बहुत स्मार्ट है, बहुत बड़ा, इतने स्मार्ट हैं वो कि वो कभी भी आपकी कंसेंट के बिना आपके ऊपर राज नहीं करेंगे, लेकिन उस कंसेंट में लूप होल अपना छोड़ लेंगे और सिग्नेचर आपसे करवा लेंगे। इतना स्मार्ट है वो। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था वो कैसी है, ये कबीला, कबीले का एक सरदार, ये कबीला, कबीले का एक सरदार, फिर कबीला, कबीले का सरदार, कबीले के सारे सरदार, यानी चाहे ये 10 कबीले हैं इस एरिया के अंदर, तो ये 10 सरदार अपना एक सुपर सरदार, यानी सरदार एक और, यानी कि इन 10 कबीलों के फैसले, इनके इंटर अगर कोई रिलेशनशिप, कोई झगड़ा होता है तो वो देख लेगा। और वो योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, वो सिफारिश के आधार पर। आज के कॉलेजियम की तरह नहीं है कि एक ही खानदान मालिक बना रहेगा पूरे सिस्टम का, या कुछ 5-4 खानदान ही बैठे रहेंगे। अब वहां क्या सीन होता है कि मेरे आवाज डिस्टर्बेंस आ रही इन दोनों की आवाज। तो अब क्या होता है कि ये सिस्टम उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने कबीले के सरदार बुलाए, ऐसे बैठे नेगोशिएशन पे। अंग्रेज बोले दिक्कत क्या है, हमारे आदमियों को काटते क्यों, या हमारे इलाके में बिना पूछे घुस जाते हैं, तुम्हारा इलाका कौन सा है? अपना जो आदमी है वो कभी किसी और के उस पर हक नहीं जमाता, वो जितना उसको चाहिए उतना, जितना उसने घेरा, जितना उसने डेवलप किया, वो उसी को अपना मान रहा है। उसने बोला ये वाला मेरा है। फिर दूसरे कबीले वाले से पूछा तुमको क्या दिक्कत है, तुम हमारे वाले में नहीं घुस सकते, तुम्हारा कितना है? मेरा ये है। अंग्रेज ने देखा अच्छा इन दोनों के बीच में तो अच्छी खासा स्पेस है। फिर तीसरे वाले से पूछा, उसने अपना बता दिया ये वाला मेरा है। फिर चौथे ने बता दिया मेरा ये है। उन्हें देखा कि ये जो कबीले हैं ये बता रहे हैं मेरा ये है, मेरा ये है और मेरा ये है। वो बोला कि ठीक है, जो तुम्हारा है, तुम यहाँ के मालिक हो, हम तुम्हारे वाले में कुछ नहीं करते, बाकी वाले में कर लें कमर्शियल एक्टिविटी। तो ये शहर का कॉन्सेप्ट और सड़कें बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ से आता है। अंग्रेज कबीले से पूछ रहा है कि हम उस जगह पर अपना काम कर सकते हैं, माई बाप तुम तो मालिक हो। क्योंकि आज भी अगर 2011 का अगर वर्डिक्ट उठा के देखोगे सुप्रीम कोर्ट की बेंच का, जिसके अंदर स्पेशल लिखा हुआ है कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है, जिसकी अर्थव्यवस्था जल जंगल जमीन, जिसका जंगल आधारित अर्थव्यवस्था है, वही इस देश का मालिक है असल में। जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो मुसलमान कहता है, जो सिख कहता है, या जो आर्य कहता है, द्रविडियन कहता है, कुछ भी कहता है, अदर देन दी आदिवासी, अदर देन द कबीलियाई पर्सन। हम सारी जो मार्शल कॉम जिसको आपने बोला, वो असल में कबीले बोला करते थे, गांव कबीला। हमेशा या तो गांव खेड़ा बोलते हैं या गांव कबीला बोला जाता है।
तो वो बोलते हैं कि जो आप लोग जो हैं, क्योंकि धरती के मालिक हो, इसलिए हमारा शासन आपके ऊपर नहीं चलता, इसलिए हमारे स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा होता है इंडिया नॉन जुडिशियल। हम जुडिशरी के अंदर आते ही नहीं, क्योंकि अगर जज से हमने ये पूछ लिया कि तुमको ये जो तुम आदेश दे रहे हो, ये आदेश देने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ, तो जवाब नहीं है किसी जज के पास। अगर देश की जनता खड़ी होकर के जज से ये पूछने लग जाएगी ना, तेरे पे अधिकार कहां से आया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों को अधिकार किसने दिया, मैंने तो नहीं दिया। विदाउट माई कंसेंट किसी आदमी ने कोई काम कर दिया, मैं उसे कैसे मान लू भाई, मेरे बिहाफ पे किया ना, हाउ इज दैट पॉसिबल। मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलूं? अगर मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने अगर नेचुरल लॉ को अगर डिनाई नहीं किया, अगर मैंने यूनिवर्सल लॉ को नहीं तोड़ा है, तो मैं आपके हिसाब से चलने के लिए बाध्य थोड़ी ना हूं। अगर आप मुझे खाने के लिए देते हो, अगर आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, अगर मैं तो जिंदा हूं पेड़ पौधों का सामान खा करके, अनाज खा करके। अनाज होता है पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं सूरज से, पानी लेते हैं जमीन से, खनिज लेते हैं जमीन से, हवा में लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुमसे तो कुछ नहीं लेता ना पेड़ पौधा। तो मेरा जो सेल है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो तुम्हारे किसी चीज से थोड़ी बनाता है, परमात्मा की दी हुई चीजों से बनाता है। तो मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आजाद हूं ना, तो मैं तुम्हारे कानून से कैसे चल सकता हूं? तो वहां पर इसलिए अंग्रेज को मालूम है ये बात कि जिस आदमी ने अपनी कंसेंट वापस ले ली, वो कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। उससे ना फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई मांग सकता, उससे ना कोई रास्ते में खड़े कुछ पूछ सकता, ना उससे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता। इसीलिए ये हर आदमी को लाभ दे रहे हैं। पैदा होते ही फ्री का इंजेक्शन, स्कूल में जाओ तो स्टाइफंड, फिर उसके जूते का पैसा, फिर उसके बस्ते का पैसा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाए तो एक विधवा पेंशन, फिर बुढ़ापा पेंशन, फिर रांडा पेंशन, फिर बुजुर्गों को अलग से छूट किराए में, फिर महिलाओं के लिए छूट, फिर घर में सिलेंडर के लिए सब्सिडी, फिर खाद के लिए सब्सिडी, फिर पानी के बिल के अंदर, बिजली के बिल में सब्सिडी। यानी सब्सिडी मतलब लाभ। आपको लाभ लेना है तो फिर आपको कागज देना पड़ेगा, वो कमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा ना। फायदा चाहिए सरकार से तो आपको आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, RID बनवानी पड़ेगी, वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये किस पे था, नौकरी करनी है लगवानी पड़ेगी, पेंशन लेनी है लगवानी पड़ेगी, राशन लेना है लगवाना पड़ेगा, सिलेंडर लेना है लगवाना पड़ेगा। आपका अपनी जमीन हो, अपना बीज हो, अपनी लकड़ी, अपने गोस्से, अपने डांगर, अपना दूध, अपना अनाज हो, फिर भी लगवाना पड़ेगा। मारेंगे लट जो भी गांव में बढ़ेगा, फिर क्या। इसीलिए उन्होंने पहले वो चीज छीनी जो आपकी अपनी थी, यहां तक कि जमीर भी। तो वो जो कबीलियाई आदमी है, जब वो कह रहा है कि ठीक है मेरा ये है और मेरा ये है, तो अब अंग्रेज के पास इन दोनों कबीलों के बीच की जमीन बच गई, क्योंकि वो ना उसने क्लेम करी ना वो उसने क्लेम करी। अब वो कहता है कि ये जमीन हमको काम करने के लिए दे दो। फिर वो कहता है फिर ये तो मैं तो नहीं दे सकता जमीन, क्योंकि मैं तो मालिक नहीं हूं। तो अरे भाई तुम 10 कबीलों के बीच की जमीन है, तुम 10 कबीले मिलकर दे दो कि 10 कबीलों का तो मालिक वो कबीला है, का सरदार है, कि चलो उससे कहलवा दो। तो फिर भारत के जितने कबीलों के जैसे हमारी व्यवस्था जो चलती है, वहां से उन्होंने कंसेंट लेकर के और 1869 में एक कॉन्ट्रैक्ट किया भारत का, कि जो कबीले को छोड़ करके, यानी जिसकी जंगल आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़ के बाकी जमीन हमारी, उस पे कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन हमको मिल जाए। ये लैंड रेवेन्यू रूल के अंदर बकायदा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो आज भी 4 छपते हैं चारों प्रोविंसेस के लिए, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और मैड्रास के लिए आज भी छपते हैं, जो कि किसी भी दफ्तर में नहीं पहुंचाए जाते, केवल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखा जाता है। वो मेरे पास पड़ा हुआ है लैंड रेवेन्यू रूल, जिसमें यह बोला गया कि आज इस तारीख में 1869 की इस तारीख में, देखो 61 में बनता है और जुडिशरी को मानने से मना कर देता है। आज भी आदिवासियों के ऊपर जुडिशरी का कानून कोई नहीं चलता ना, जुडिशरी कोई कानून नहीं दे सकती आज भी, वो मालिक है एग्जाम्पशन है। कैसे भाई, भारत में रहने वाला आदमी जुडिशरी से बाहर कैसे है? वो जज से पूछ लेता है, तेरी क्या औकात मेरे से पूछने की, तू विदेशी है, बाहर से आया है, बकवास मत कर, तुझे यहां रहने की परमिशन हमने दी, हम मालिक है यहाँ के। तो गांव का आदमी भी जुडिशरी से बाहर है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित है तो। लेकिन हमारे जंगल पहले काटे ना इन्होंने, विकास के नाम पर, इन्होंने तरक्की के नाम पर पहले जंगल काटा है, दूसरे नंबर पर हमारा जोहड़ खत्म किया है, तीसरे नंबर पर खेत के बीज खत्म करे,
चौथे नंबर पर हमारे डंगरों का बीज खत्म किया, हमारे खागड़ खत्म करे, हमारी गाय खत्म करी, हमारे जोटे खत्म करे, प्लानिंग के तहत। एवरीथिंग वाज प्लान्ड लाइक दैट कि ये खत्म हो गया, अब ये गांव कबीला बचेगा ही नहीं, ये अब कबीले की शक्ल नहीं दे सकते ना। और फिर आपको ये कहेंगे अरे शहर जैसी फीलिंग आती है गांव में एसी लगा दो, गांव के अंदर पक्की सड़कें बना दो ताकि पानी नीचे जमीन में जाए ना, सब कुछ पक्का कर दो। पानी अंडरग्राउंड जाएगा नहीं तो पानी रिचार्ज होगा नहीं, रिचार्ज नहीं होगा तो पानी चला जाएगा। मेरे गांव में जहां 30-40 फुट पे पानी हुआ करता था, आज मेरे गांव के आसपास के एरिया में 1000 फुट पे पानी है भाई साहब। 1000 फुट पे पानी लाने के लिए समर्सिबल ही लगाना पड़ेगा, और समर्सिबल बिजली से चलेगा, और बिजली इनकी है, तो पानी भी पीने के लिए आपको इनकी गुलामी करनी पड़ेगी बेसिकली। कितना बड़ा गेम नहीं है आपको समझ रहा। और जिस टाइम पे पानी खूब हुआ करता था ना, आपने नोटिस किया अब क्या होता है कि वो जो जगह बच गई वो अंग्रेजों ने अपने लिए ले ली। लैंड रेवेन्यू रूल के अंदर लिख लिया कि आज 1869 के अंदर हम लोग इस जमीन को जो है वो लीज पर ले रहे हैं, और 99 साल के लिए ले रहे हैं। जब भी आपको 1870 में, सॉरी 1817, 99 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, और 99 ईयर का मतलब है 1969 खत्म होने का जो थे। 1969 के बाद हम लोग भारत में नहीं रहेंगे। ये लीज एग्रीमेंट कब होता है? 1870 में, जब 57 में दंगे होने शुरू होते हैं और जब अंग्रेजों को काटना चालू करते हैं यहाँ के लोग, तब तो कि भाई हम 1969 तक इस देश को छोड़ देंगे, ये बात कहकर वो लोग मतलब एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। भारत के लोगों ने उनको टोकना शुरू बंद कर दिया, उन्होंने भारत के लोगों को टोकना बंद कर। मीठे 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 वो लोग पेनिट्रेट करते थे। जो जुल्म जितने भी हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, ये कुछ तो इतनी ही सच्ची है जितना कोरोना सच्चा था, इतना ही, मतलब बस इतनी सच्ची है, बस उससे समझ लो आप। और मीडिया में जो किताब छपती है वो तो देखो राजा छापता है, जो उस दौर का राजा है वही छपवाता है। जो किताबें उसकी सच्चाई बताती हैं उनको वो जलवा देता है, उनको वो खत्म करवा देता है। वो सिंपल सा फंडा रहता है, और ये आज का नहीं है, पुराना चलता आ रहा है। 1969 में के बाद की कहानी बड़ी निकल के आती है, उस यानी कि उन्होंने फिर 1969 से पहले वो सारे जाल बिछाए। जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो का त्यों। जैसे ये बीएनएस जो है वो आईपीसी 1860 है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, सिर्फ धाराओं का नंबर इधर उधर कर दिया, और जहां लोगों को और रगड़ना था और पुलिस को ज्यादा ताकत देनी थी, सिर्फ वो चीजें ऐड करी हैं। एडॉप्टेशन तो हुई थी, यूएसए का भी उठाया था, ऑस्ट्रेलिया का भी उठाया, नाटक है, सिर्फ नाटक है, कहीं का नहीं कुछ भी उठाया। अरे नहीं भैया, सिर्फ ये ठप्पा लगाने के लिए कि इस कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का के अंदर जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, और ये सब नाटक करने के लिए खाली ये बातें बोली गई हैं। अदरवाइज आप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उठा के देखेंगे, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने पास कर रखा है। इंग्लैंड का पास किया हुआ कानून ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा गेम है। इंग्लैंड की सरकार द्वारा बनाया गया आईपीसी ही हमारा बीएनएस है, वो उसी टाइम का। और उसके अंदर इन सारी एक्टिविटीज को, जितने भी है ट्रैफिक के नियम है, जितने एनएचआई के रूल है, जितने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जितना ये ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या एनजीटी है, या जितना ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी है, ये सारे ट्रिब्यूनल आदमियों को, देश की जनता को कानून से वंचित रखने के लिए बनाए गए हैं, केवल और केवल उन अंग्रेजों का शासन कंटिन्यू करने के लिए। अब इस बात को ना हमारे वकील बताते, ना हमारे टीचर बताते, ना प्रोफेसर बताते, ना अर्थव्यवस्था की लूट कैसे कर रहे हैं, पैसे के माध्यम से कैसे जमीनें लूट रहे हैं, ना वो बताते, ना ये बताते कि ये शासन आज भी उन्हीं का चल रहा है। तो अंग्रेजों ने ये देख लिया था 1800, उनको पता था कि 1969 में तो भागना ही पड़ेगा यहाँ से। उससे पहले यहाँ व्यवस्था बनाकर अपने नाजायज औलादों को सेट करना पड़ेगा। सेटिंग नेहरू से होती है, सारे जो उन्होंने कंडीशंस दी उनके कंडीशन के मुताबिक। और नेहरू को भी जब बिठाया गया तो ये मालूम था कि अगर नेहरू की आगे आने वाली संतानों ने या आने वाली पीढ़ियों में कभी किसी ने डेमोक्रेसी के इस पूरे के पूरे गेम को समझ लिया, जो ये छल हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, उस दिन देश की जनता जब हिसाब मांगेगी तो उस दिन के लिए एक आदमी उन्हीं का होना चाहिए। इसीलिए
कांग्रेस से ही अलग करके कुछ लोगों ने जनसंघ बनाया था, और फिर वहीं से फिर भारतीय जनता पार्टी निकली, और वहीं से राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, मतलब पहले समलैंगिक संघ आया और फिर ये बड़ी झूठी पार्टी बोलते हैं हम इसको, कुछ लोग उसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, तो फिर वो निकले। यानी असल में जैसे यहूदी और मुसलमान ये दोनों एक ही माँ के जाए हैं, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही माँ के जाए हैं, एक ही बाप है इनका, वो अंग्रेज ही है। दोनों अंग्रेजों के ही खड़े किए गए हैं, ताकि देश की जनता जब एक से दुखी हो जाए तो दूसरे की गोदी में बैठे, और दूसरे से दुखी हो जाए तो पहले के पास जाए। दोनों के दोनों चलते वहीं से हैं, क्योंकि जिस टाइम पर कानून पास कर रही थी कांग्रेस, तब बीजेपी मौज कर रही थी, और जब अब बीजेपी कर रही है तो अब राहुल गांधी की जबान सिल जाती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की जबान सिल जाती है, तो कुछ भी करे। इधर से राहुल गांधी ये कह रहा था कि तुम विदेशों में क्यों भेज रहे हो वैक्सीन, अपने देश को पहले लगाओ, तो कितना बड़ा गेम प्लान था। अलाउड ही नहीं है, ना राहुल को बोलना अलाउड, ना अरविंद को बोलना अलाउड, ना ममता को बोलना अलाउड। थोड़े बहुत अगर कोई स्टैंड लेते हैं तो वो रीजनल पार्टियों के लोग लेते हैं, क्योंकि उनको खेल समझ में आ जाता है तो भाग जाते हैं, फिर अपना बनाते हैं। वो रीजनल पार्टियां खत्म करने का प्लान पूरी दुनिया में चल रहा है। और अगर आपको राजशाही और डेमोक्रेसी का डिफरेंस देखना है तो आपको नेपाल जाना पड़ेगा। नेपाल किस लिए बोला मैंने, क्योंकि नेपाल बिल्कुल इमीडिएट नया नया अभी डेमोक्रेसी बना है। मैं जब नेपाल गया था तो मैंने वहाँ के लोगों से बात करी, गांव से, शहरों से, काठमांडू के आसपास के एरिया, इधर अपने गोरखपुर के नज़दीक का एरिया जो इस साइड से जो मिलते हैं वो। तो मैं क्या देखता हूँ, जब उन्होंने बताया कि 2008 में वो कांड हुआ था जो पुलिस वाले एनकाउंटर करते हैं, जब से कितना बड़ा कांड हुआ देखो, पूरा राजशाही परिवार, पूरा परिवार एक शादी के समारोह में मार दिया गया। कैसे कि भतीजे ने चाचा, ताऊ, चाची, दादी, जितने भी राजसी लोग थे सबको मार दिया, और उधर से चाचा की बंदूक से गोली निकलकर भतीजे को लग गई तो भी मर गया। ये ऐसे करते हैं कि जैसे एक को टपकाना है तो वो दूसरे बदमाश को साथ में लेते हैं, दो बदमाशों को निकालते हैं पुलिस वाले जेल से, दोनों को गोली मार देते हैं और अपनी रपट लिख देते हैं कि गैंगवार में दोनों मारे गए, उसने उसको मार दिया, हमने डिफेंस में गोली चलाई तो वो हमारी वाली उसको लग गई, तो दोनों मर गए। सीधा ना, ये तो सारा खेल आप तो देखते ही हैं। ये खेल वहां खेला गया 2008 में, यानी आज से 16 साल पहले, मात्र 16 साल की डेमोक्रेसी है नेपाल। 16 साल पहले नेपाल में गांव में 0% कर्जा है, यानी किसी भी आदमी के पास एक भी रुपया कर्जा नहीं है और 1% आदमी के पास कर्जा नहीं है। समझ रहे बात? कोई आदमी कर्जदार नहीं है। गांव की व्यवस्था में राजा का कोई दखलंदाजी नहीं है। राजा का काम है जिन चीजों पर टैक्स लगा है वो वसूलना और देश की सीमाओं की रक्षा करना, बस। इससे फालतू गांव में कोई दखलंदाजी नहीं, गांव की व्यवस्था अपने आप चल रही है। राजशाही खत्म होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में रियासतें खत्म हुई और रियासतों के खत्म होने के बाद एक डेमोक्रेसी लाई गई। ये कहा गया कि तुम्हारे आदमी चुन के गए हैं। राजा का जो राजशाही बैंक था, जो राजसी बैंक था, वो बंद करके नेपाल का राष्ट्रीय बैंक खोल दिया गया। जैसे यहाँ रिजर्व बैंक का वैसे ही राष्ट्रीय नेपाल बैंक खोला। उस बैंक ने अपने नोट जारी कर दिए। उस नोट जारी करने के बाद में अब बैंक छोटे कस्बों में भी पहुंच गया, कर्जे में भी आ गया। जो हालत भारत की इस टाइम है, कब मतलब 1947 को, यदि आप आजादी का साल मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि हमने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी कि 1947 में 14 अगस्त से जो 16 अगस्त में हम एंटर करते हैं, तो किस समझौते के तहत भारत आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ, किस समझौते के तहत आजाद हुआ, हमें उसकी सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराई जाए। तो वो पार्लियामेंट में भी घुमाई चिट्ठी, पीएमओ भी घुमाई, होम मिनिस्ट्री भी घुमाई, और लास्ट में हमारे पास जवाब आता है। यह गहन शोध का विषय है। यदि आपको इस विषय पर शोध करना है तो हमारे आर्काइव में आपका स्वागत है। कभी भी वर्किंग डे में आइए, आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये जवाब है, रिटर्न पढ़ा मैं। अगर हमारे पीएमओ को नहीं मालूम है भारत कब आजाद हुआ तो भाई, और वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं है उसकी जो जिस समझौते के तहत आजाद हुआ, तो हम इसमें
क्यों छुपाया गया भाई वो देश के साथ, देश से? आज तक बताया किसी ने? देखा कभी? आप तो वकील हैं भाई साहब, आपने तो देखा ही होगा देश की आजादी का सर्टिफिकेट, कोई कागज कभी किसी ने तो देखा होगा? किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ना बता? किसी के घर में नहीं है वो कागज, कोई फोटो पड़ी हो, कोई फोटोकॉपी करा के लेमिनेशन करा रखा हो, कहीं भी नहीं है। अगर कागज छपते थे तो इसका मतलब है कि फोटोस्टेट भी होती ही थी, वो हाथ वाली ही सही, मैनुअली सही, परंतु नहीं है, क्योंकि वो लीज एग्रीमेंट आज भी लैंड रेवेन्यू रूल में लिखा हुआ है। मेरे पास उसकी कॉपी है, लैंड रेवेन्यू रूल पड़ा है पूरा का पूरा मेरे पास। कहाँ लिखी है, क्या लिखा है, वो सारा का सारा दस्तावेज है हमारे पास। 1970 तक था ना उसका? 1970 तक था। उससे पहले इन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया, उससे पहले इन्होंने ड्रामा खेला इसका, ये तो था ही आईपीसी वगैरह जो चल ही रहा था, तो उनका बनाया हुआ कानून हमारे ऊपर कैसे लागू हो सकता है? यही सवाल कोई ना पूछ ले, इसीलिए बीएनएस का बदल करके, सॉरी आईपीसी को बदल करके बीएनएस बना, नाम दर दिया कि तुम्हारे वाली सरकार ने बनाया है। तो कहेंगे ना 2019 वाली सरकार ने बनाया, इसमें क्या है 19 से 24 वाली में लागू तो 24 से ही हुआ है ना, जुलाई की 24 से। तो ये इतना बड़ा खेल देश के साथ में गद्दारी की जाती है। तो हम जो सवाल ये था कि राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का बाप कौन है, माई बाप कौन है? तो जो कांग्रेस की स्थापना किसने की? बचपन से पढ़ते आ रहे ए ओ ह्यूम ने की थी। तो इनके वाले की भी तो किसी ने की थी, पता चलती वो भी अंग्रेजों ने की थी। तो ये उन्हीं के टाइम के बनाए हुए लोग हैं, और उनकी विचारधारा यही है कि जब एक से दुखी हो जाए तो दूसरा। इनकी स्थापना ये कह करके की गई थी कि इसमें सारे के सारे लोग जो टॉप पोजीशन पर होंगे, उनकी कंडीशन ये रहेगी कि वो अविवाहित रहेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके पास औलाद नहीं है ना, उसके पास समाज और देश के लिए लड़ने का कोई कारण नहीं है। जैसे आज मुझे कोई बोलता है कि आप सरकारों से पंगा ले रहे हो, सिस्टम से पंगा ले रहे हो, क्यों, क्या पड़ी है? मैं कहता हूं मेरा कुछ बचा ही नहीं, इन्होंने सारा कुछ तो कंट्रोल कर लिया। मैं तो अपनी औलाद को अच्छा समाज देने के लिए लड़ रहा हूं, मैं तो उसकी औलादों को, मैं अपने डीएनए को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। इनका तो डीएनए खत्म, इनके बाद जीरो है ना, इसलिए इनको कुछ खोने का डर ही नहीं है। इसलिए ऐसे घटिया लोगों को ये लोग हर व्यवस्था के अंदर बिठा रहे हैं। जब पूरी व्यवस्था खत्म करनी हो तो उस व्यवस्था के टॉप पे ऐसे आदमी को बिठा दो जिसका आगे डीएनए ही नहीं जा रहा है, तो बड़ा गेम है। कैसे विकल्प क्या है? विकल्प मैं हूं, विकल्प आप हो, विकल्प ये है, विकल्प लोकल आदमी है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीजों का फैसला लोकल आदमी करेगा। उसे कैसे रहना है वो तय करेगा। तो फिर तो भारत में गए, भारत तो हो जाएंगे। भारत में भारत ही थे, फिर आप भारत में गए, भारत का तो हर गांव का अपना विकल्प होगा, भी है, अभी नहीं है क्या? लाइन ऑर्डर होगा। अरे भाई साहब, आप अपने घर के अंदर कितने घर रखते हो पाड़ के? घर में दादा न्यारे कमरे में पड़ा रहो, बाप न्यारे कमरे में, मार बाप अलग कमरे में, पति पत्नी न्यारे में, बड़का तो न्यारा कमरा दे रखा है। एक घर में क्यों इतने घर बना रखे? एक हॉल क्यों नहीं बना लेंगे पूरा बड़ा? ये व्यवस्था, छोटी व्यवस्था जो होती है ज्यादा इजी चलती है। गांव की व्यवस्था जब चलेगी वो इजी चलेगी। पूरे दुनिया को एक परिवार का रूप देने का और उस परिवार रूप में संगठित करने का जो मैसेज है वो केवल भारत ने दिया है। यानी भारत पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पे देखता है। तो वो क्या कहता है, पहले परिवार को समृद्ध करना है। परिवार को समृद्ध करने का नियम एक है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास काम होना चाहिए। जब परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास काम है, इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास काम है, इसके पास भी समृद्धि है, तो ये लोग इकट्ठे कैसे रहेंगे, ये मिल बैठकर तय हो जाएगा। भूखे नंगों में जूते बजते हैं, इसलिए पहले इन्होंने भूखा नंगा बनाया अपने को। आपकी और मेरी दादी के पास जाकर देखोगे 5 किलो से कम चांदी किसी घर में नहीं होती थी भाई साहब। गरीब से गरीब घर में भी चांदी और सोना हुआ करता था। डॉक्टर साहब वही बात होगी ना अपनी, ये कहा कि पहले इस घर को समृद्ध करो, इस घर को करो, इस कबीले को करो, इस घर को करो, ठीक है, फिर सारे मिलके एक व्यवस्था करो। फिर ऑलरेडी जो ये व्यवस्था हुई है ना, हमारे जो दूरदर्शी जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे या जो भी हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस व्यवस्था एक नेक्स्ट स्टेप आगे करके एक व्यवस्था बनाई। ना 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 ना, ये हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। ये जब यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से बनाया सब कुछ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे पुरखों ने नहीं बनाया, वहां से आया। जैसे मैंने बात तो एक होगी ना कि सारे कबीलों को समृद्ध करने के बाद फिर ये सभी बैठे और फिर एक ऐसा कुछ
व्यवस्था करे सारे मिलकर। ना 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 ना, समृद्ध करने के बाद नहीं, जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे समृद्ध नहीं हो सकते। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम 5 लोग बैठे हैं यहाँ इस कमरे में। अभी हम क्या कर रहे हैं? 5 के 5। आप जितना पैसा कमाते हो, जूते की कंपनी अलग है, कपड़ों की अलग है, गाड़ी की अलग है, पेट्रोल डीजल की अलग है। आप जितना जिंदगी का सामान, बाथरूम का हो चाहे आपके घर का इस्तेमाल करने का सामान हो, सारा आप कंपनियों का खरीदते हो। ठीक है, कंपनियों में भी आदमी बनाते हैं सामान को, लेकिन वो नौकर हैं, प्रॉफिट जाता है कंपनी को। आप भी सारा सामान कंपनी का खरीदते हो, आप भी सारा सामान कंपनी का, आप भी और मैं भी। हम यहाँ 5 के 5 लोग कंपनियों का सामान खरीदते हैं। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? ये मैं गांव के प्रत्येक आदमी और प्रत्येक घर की बात बता रहा हूं। प्रत्येक आदमी अपनी कमाई को कंपनी को दे रहा है, तो कंपनी तो अनलिमिटेड ताकतवर होती जा रही है और जो गांव है वो खाली होता जा रहा है। अब यही 5 लोग, जो काम वहां करता है हमारा बच्चा उस कंपनी के लिए, क्या वो अपने लिए नहीं कर सकता? वो बच्चा वही काम आपका बच्चा करने लग जाए, एक काम जूता आपका बच्चा बनाने लग जाए, कपड़ा आपका बच्चा बनाने लग जाए, बर्तन आपका बच्चा बनाने लग जाए, ईंधन पे आप बच्चा काम, ऊर्जा पे आप करने लग जाओ, और खेती के इक्विपमेंट पे मेरा बच्चा लग जाए। 5 के बच्चे काम करने लग जाएंगे। जरूरत हम सबको है। अब हम किसको समृद्ध कर रहे हैं? अब हम कंपनी को समृद्ध नहीं कर रहे। मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको दे रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं, हम सब आपस में एक दूसरे को समृद्ध कर रहे हैं। जब चर्चा करेंगे, आपको गांव का पैसा बाहर नहीं भेजना और देश का पैसा विदेश नहीं भेजना, बस आप इस पे रोक लगाने के ऊपर बात करो। अपने जीवन में एक्सप्लोर कैसे होगा? एक्सप्लोर करने के लिए घूमना बहुत होता है। देखो, जब आप गांव से उठकर आए हो ना, आज आप शहर में बेशक आए हो, ना दोस्तों के लिए टाइम है, ना सेहत के लिए टाइम है, ना पर्यावरण के लिए टाइम है, ना एक्सप्लोर कर पाते हो, घूमने के लिए बाहर नहीं जा सकते। घूमने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास? होटल का कमरा। चलो मैं आपको गिनी चुनी जगह। मैं वो वाला एक्सप्लोर नहीं कह रहा था, मैं एक्सप्लोर आप किसके कह रहा था? जैसे आपने कहा कि भाई एक जूता बनाना, ये प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? प्रैक्टिकल कैसे जाए, उस चीज के लिए एक R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी कर रखी मैंने, सारी चीजें मना कर रखी आपने सारी। की है ना। हाँ। आप घूमे होगे हर जगह। हाँ। ठीक है। हाँ। जब आपने पूरा अपना एक वो बनाया होगा, वकैब बनाया हाँ। होगा, जो भी नॉलेज बैंक बनाया होगा, तो इसी तरीके से सपोज करो कोई एग्रीकल्चर आइटम बना रहा है, बिल्कुल एक सोसाइटी बना रहा है, उसको भी R&D करने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए हर जगह घूमना पड़ेगा, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि आपकी सोसाइटी के बच्चे ही उस कैलिबर हो, क्या पता बाहर की सोसाइटी के इतने अच्छे कैलिबर, उनके आइडिया कितने अच्छे हो, उनको उसको पिक करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा पैसा हम अपने पास रखें। मैं बताता हूं। अगर हम थोड़ा अच्छी डायरेक्शन में जाए, जहां जो जिस चीज आपने बैठते एक बात बोली थी, हर बच्चे का अपना कैलिबर होता है और उसको चॉइस होनी चाहिए उसको क्या बनना है। तो इसी तरह है ना, हमारी सोसाइटी में हर बंदे का एक कैलिबर होता है। अंग्रेज के पास विजडम है, अफ्रीकन के पास लंबे, अंग्रेज के पास विजडम, मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा, जो अफ्रीकन है उनके पास ताकत है, कोई और अदर कंट्री होगी वो स्मार्ट होंगे। तो ये एक कॉम्बो पैक होता है सर। ये हर जगह हर इन्वायरमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से अलग क्वालिटी भगवान दे देता है। तो ये नहीं है कि जरूरी ये नहीं है कि आप सराउंडिंग में ऑल अराउंड, मैं बताता हूँ, वर्ल्ड वाइड सुनो, एक ऐसा एक्सप्लोर सिनेरियो रखना चाहिए कि आप हर चीज अच्छी चीज उठा के तो एक अच्छी चीज बना सको। देखो अब आते हैं इसके ओरिजिनलिटी पे, इस पॉइंट पे। गार्गी अंदर जाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, या तो चींटी का एग्जाम्पल देख लो, चींटियों का जो समूह है वो कैसे रहता है, मैं देखा है, बिल्कुल उनका घर भी देखा है। या फिर आप मधुमक्खी का घर जो है उसको देखोगे आप। मधुमक्खियों, किसी भी, मतलब मैं सिर्फ मधुमक्खी और चींटी को नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो भी जानवर समूह में रहता है, उनको ऑब्जर्व करके जब आप देखोगे, उसको जब आप स्टडी करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए जिस तरह के स्किल की जरूरत पड़ती है और डेवलप करने के लिए जिस तरह के आदमियों की, जिस तरह के दिमाग की जरूरत पड़ती है, कुदरत वो पैदा करके भेजती है। इतना बड़ा प्लानिंग है कुदरत का कि जो आपका गांव, मान लो आपका अड़ेवा गांव है, तो अड़ेवे को समृद्ध रखने के लिए, पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए और कुदरत से जुड़ा रखने के लिए जिस तरह के दिमाग चाहिए वो सब पैदा करती है कुदरत।
वहीं के वहीं पैदा होते हैं। जो R&D करने वाले दिमाग है वो वहीं पैदा हुए पड़े हैं। बशर्त कुदरत, अपन लोग आदमी क्या कर रहा है, उनको अपने जैसे गधा बनाने पे तुला पड़ा है। उसको कोई माहौल ही नहीं है। अब आपके बच्चे हैं, मान लो यहाँ घर में रहते हैं, आपके बच्चों के पास नया सीखने का कुछ भी नहीं है। सुबह उन गधे टीचर्स के पास आप भेज दोगे जो फ्रस्ट्रेट होकर के आते हैं घर से और सिर्फ रट्टे मारने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और शाम को आकर के आपके पास इनके लिए खेलने का टाइम नहीं है आपके पास। ये नया कुछ भी नहीं सीखते, जो किताबों में लिखा पड़ा है उसको रट्टा मारते रहते हैं, और हम अपने हाथों से अपनी जनरेशन का गला घोंटते हैं, उनका पूरा भविष्य अपने हाथों से खराब करते हैं। यही पूरा गांव कर रहा है, यही पूरा देश कर रहा है, यही पूरी दुनिया कर रही है। जो राज करने वाले लोग हैं वो सब कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं अपने बच्चों से। जब आप जाओगे ना, जिन्होंने राज करना है वो उनकी फंडेड यूनिवर्सिटी के अंदर सारा प्रैक्टिकल है, लेकिन उनको यहाँ आपको यूरोपियन की जो आप कहते हो, जैसे आपने बताया भी इंडिया का मॉडल बताया, क्या यूरोपियन कल्चर है जो वेस्टर्न कल्चर है, उसमें क्या एजुकेशन सिस्टम ओके है? मैंने क्या बोला अभी आपको, ध्यान से सुनो। आप मेरे बात को अपने ध्यान से सुना होता तो आपको इसका जवाब मिल गया। जवाब ये है, ये पूरी दुनिया में लगा पड़ा है। जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है, लेकिन वहां आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। वो एक दायरा है कि इस लेवल से ऊपर के लोग वहीं पर एडमिशन होते हैं। बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े उद्योगपति, बड़ा सिस्टम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरा सिस्टम, पूरा एक सिस्टम के तहत है, काम करते हैं। उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, वो आपके लिए काम नहीं करते। वो इसी चीज की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, पति पत्नी को कैसे तोड़ना है। जैसे अभी आपने वो जो शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से कानून बना करके समाज को कैसे तोड़ना, ये पूरा दिमाग लगता है, पूरा साइकोलॉजिस्ट की टीम लगती है कि आदमी को ये चीज दे दो, ये काम अपने आप कर देगा, ये कह दो, वो ये तो अपने आप कह देगा, ये उसको कर दो, उसके घर में ये चला दो, ये अपने आप हो जाएगा। दे नो एवरीथिंग। उनको ये मालूम है कि बाजार को ताकत देनी है तो परिवार को इकट्ठा नहीं रहने देना। 25 आदमी एक परिवार में रह गए, इकट्ठे एक घर में रह गए, जो कि पहले रहते थे। मेरा परिवार 25 आदमियों का था, मेरी 10 बहनें, हम 5 भाई, 4 मेरे पापा चाचा और 4 मेरी चाची और 2 दादा और दादी, 25 टोटल थे हम लोग। 25 लोग एक जगह रहते थे। फिर चारों भाई अलग अलग काम करने लग गए, अलग अलग शहरों में बस गए, ठीक है। अब उनके बच्चे, हम लोग, हम अलग अलग। मेरा भाई करनाल में रहता है, मैं खुद चंडीगढ़ में रहता हूँ, ठीक। वो आगे बढ़ गए। अब मेरे परिवार के, जो कि एक परिवार, एक से एक घर से काम चल रहा था, अब 4 वो लोग हो गए, 2 हम भाई बहन हो गए, 2 और वो भाई थे, मतलब आगे वाले 3 भाई और। तो अब हम 5 भाई और 4 मेरे पापा और 9 घर चाहिए। अब हमको 9 कार चाहिए, 9 सिलेंडर चाहिए, 9 बाथरूम, 9 टॉयलेट्स, 9 फिटिंग्स, 9 सोफे सेट, 9 टेबल्स, 9, मतलब अब एक घर के 9 घर बन गए, तो बाजार को 9 गुना फायदा हो गया। वही बाजार पार्टियों को फंडिंग करता है, इसलिए पार्टियां उसी हिसाब से पॉलिसी बनाएंगी जिससे परिवार और टूटे। आप अपने बच्चे को पीजी में भेजो, दूसरे बच्चे को हॉस्टल में भेजो, तीसरे बच्चे को विदेश भेजो, 5वां भाई इधर काम करे, पत्नी चंडीगढ़ में नौकरी करती हो, पति दिल्ली में नौकरी करता हो, वो उधर किराए पे रहता, वो उधर किराए पे रहता हो, उसको भी कबूतर खाने में कमरा मिला, उसको भी कबूतर खाने में, ना शुद्ध हवा उसे मिले, ना शुद्ध हवा उसे मिले, ना लाइट उसको मिले, ना लाइट उसको मिले, पोल्यूशन में वो रहे, पोल्यूशन में वो रहे, सारा परिवार टूटा रहे, सारा तनाव बना रहे। तनाव रहेगा तो इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो बीमार होंगे, बीमार होंगे तो दवा खाएंगे। वो दवा कंपनियां उन्हीं की हैं, पेस्टिसाइड कंपनी उसी की, रॉकफेलर फैमिली की, केमिकल फार्मा कंपनियां उसी रॉकफेलर फैमिली की, कृषि उद्योग पर जितनी टेक्नोलॉजी सारी रॉकफेलर फैमिली की, वैक्सीन उद्योग में जितनी लगी हुई सारी रॉकफेलर फैमिली की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हैं सबकी फंडिंग रॉकफेलर फैमिली की, हरित क्रांति का फंडिंग रॉकफेलर फैमिली, आपके जितने एनजीओज बने हुए यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एजेंसी चलाते हैं वो रॉकफेलर फैमिली का, आपका सिलेबस बनाने वाला रॉकफेलर फैमिली, WHO को फंडिंग देने वाली रॉकफेलर फैमिली। तो निकाल के देखो, एक ही जगह एक ही 2-4 परिवार हैं जो सब कुछ, एवरीथिंग, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। आप अडानी के वहां पर प्रोजेक्ट्स में कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बिल गेट्स के वहां कौन इन्वेस्ट कर रहा है? रॉकफेलर फैमिली, रॉथस्चिल्ड फैमिली। एलन मस्क के वहां भी वही फंडिंग कर रहा है, बिल गेट्स को भी वही फंडिंग कर रहा है। दुनिया को एलन मस्क और बिल गेट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बाइडेन को भी वही फंडिंग दे रहे हैं, ट्रंप को भी वही फंडिंग दे रहे हैं।
राहुल गांधी को भी वही दे रहे हैं, मोदी को भी वही दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वही फंडिंग दे रहे हैं। आपको वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका बाप एक ही है, वो अलग कहां से हो गए भाई? जो फंडिंग सबकी एक जगह से आ रही है, उसी बाजार से आती है। सारी के सारे हम लगे पड़े हैं। तो आपके गांव के अंदर रिसर्च करने वाले जो बच्चे हैं, वो टैलेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। पूरे गांव में घूमने के शौकीन जो लोग हैं, जिनको घूमने का शौक है, हर साल छांट करके, मेरे पास तो टैलेंट है ना, 3 साल की उम्र में मैं ये बता सकता हूँ ये बच्चे के पास ये टैलेंट है, माँ बाप उसी दिशा में लगा दो। जो घूमने वाले बच्चे लगा देंगे, तैयारी करके भेजो कि ये देखो बेटा पूरा भारत घूम के आना है, निकलो और तुम ये चीजें ढूंढ के लाओ, वो लिख के लाएंगे। अगले साल अगला लौट जाएगा, अगले साल अगला जाएगा, घूम के आएंगे पूरा भारत। चाहे तुम 2 साल लगाओ चाहे 4 साल लगाओ, मान लो 4 साल लगता है पूरा भारत घूमने में, तो पहला लौट कब आएगा? लौट के 4 साल बाद। अपनी रिसर्च दो, अगले दिन अगले साल वाला अगले साल आ जाएगा। हर साल नया लॉट निकलेगा, नया लॉट आएगा, अपनी अपनी रिसर्च देगा। उस रिसर्च के हिसाब से क्या नहीं कर सकते आप? एवरीथिंग इज पॉसिबल। सारा नॉलेज अपने पास है। जो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं वो सारा नॉलेज है अपने पास। जितना अपन यूज कर रहे हैं वो सारा गैर जरूरी है, सारा गैर जरूरी है। मतलब इस सोफे और इस मेज की जरूरत नहीं है घर में, मेरे घर में नहीं है, और मैं आराम से जी रहा हूँ चंडीगढ़ में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि तू तेरे घर में सोफा सेट क्यों नहीं है। मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिखाने के लिए यूज होता है। तो खाना खाना है, नीचे बैठ के खाएंगे हम तो। अब तो साइंटिस्ट ने अब कह दिया ना, प्रूव किया कि इकट्ठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, अकेला खाने से घटती है। बच्चे को लगेगा भी नहीं अगर वो अकेला बैठ के खा रहा है। अब आज की माँ और बाप के पास टाइम कहाँ है? माँ खाना बना रही है किचन के अंदर, बाप अपने फोन पे लगा पड़ा है या गेम में लगा पड़ा है, बेटे को लाके खाना दे दिया जाता है, बेटा अकेला बैठ के खा रहा है। ये होता है फैमिली। पूरा फैमिली सिस्टम तोड़ दिया भाई इन्होंने, और पूरे स्ट्रक्चर पे काम करना। देखो, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा उठा लिया, पहाड़ उठा लिया बेसिकली, पर छोटे मोटे काम तो सभी करते हैं। अगर करे तो फिर अगर घर छोड़ के निकले तो फिर ढंग से सब अभी ये निष्कर्ष क्या है? फाइनल निचोड़ ये है, अगर बैठकर गांव में इस मुद्दे पर चर्चा हो। देखो, आप लोगों को अपने अपने गांव में जो आपको जानते हैं उन लोगों को बोलो कि भाई ये जो जनता सरकार मोर्चा वाले ना, इनकी छोटी मोटी मीटिंग कराओ, पहले ये इनकी कराओ 50, 100, 200 लोगों की। जब उनको समझ में आ जाए तो उनको उतार देंगे पूरे गांव में कि आओ बैठ के सारा गांव एक बार सुनो, एक बारी पहले समझो। देखो, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि रास्ता गलत, सही कौन सा, गलत कौन सा। फिर ये मानना पड़ेगा अगर गलत है तो रुक जाओ, एक बार सही पे चर्चा कर लो और फिर चल पड़ो। क्यों जी? प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, पर गलत रास्ते पर 80 की स्पीड पर जाने तो बढ़िया है, ठीक रास्ते पर रेंग रेंग के चल लो। क्यों जी वीरेंद्र भाई? मतलब मेरा ये मानना है। नहीं, आपका ये कहना है, चलो भाई आप मान के चलो मीटिंग करा दी, तो आगे मैं बताऊं ना, आगे बताऊं जो चर्चा का विषय क्या है। चर्चा का विषय क्या है कि भाई ढूंढो, आपके गांव में ऐसे 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, 50 आदमी हो या 500 हो, कौन जो ये सोचते हो कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों का फैसला कौन लेगा? लोकल आदमी। यानी लोकल आदमी ये तय करेगा। समझ रहे हो बात आप? जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला। दूसरा टारगेट क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इन 6 चीजों में से पूंजीवाद खत्म कर दो। शिक्षा पैसे के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी, न्याय में भी 1 पैसा नहीं लगना चाहिए। चाहे अंबानी के बारे में बात हो रही हो, चाहे गामाड़े की बात हो रही हो, वकील ने फीस चाहिए ना तो सरकार दो चाहे कोई दो, हमने ठेका, उस आदमी का नहीं लगना चाहिए जिस तरह न्याय होगा। जिम्मेदारी तय हो, किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, यहां से पूंजीवाद काटना है, और जल, जंगल, जमीन, जानवर, गांव को वापस देना है। ये 4 काम, 5 काम कर दो। ये कैसे होगा? जल का अपने पास अधिकार कैसे आएगा? जंगल का कैसे आएगा? जमीन का कैसे आएगा? जानवर का कैसे आएगा? इस पर बात करना इतना मुश्किल थोड़ी ना है भाई। न्यू करना पड़ेगा भाई, न्यू करना पड़ेगा। ये तो किसी को नहीं मार रहे हम, किसी को कुछ नहीं कर रहे हम। शिक्षा में से पैसा नहीं निकलना चाहिए, गलत है क्या भाई? शिक्षा व्यापार का विषय नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। स्वास्थ्य व्यापार का विषय नहीं हो सकता, न्याय व्यापार का विषय नहीं हो सकता, राजनीति व्यापार का विषय नहीं हो सकता है,
खेती व्यापार का विषय नहीं होता और धर्म भी व्यापार का विषय नहीं होता। यहाँ से पूंजीवाद निकलना चाहिए, इसमें से पूंजी निकाल लो। बिना पूंजी कैसे चलाओगे, बस इस पर जुगाड़ करो, इस पर बात करो बस, कि शिक्षा बिना पूंजी के, यानी कि पूंजी इन द सेंस बाप का पैसा नहीं लगना चाहिए। फिर लगना कैसे चाहिए कि सारा समाज में लगाएगा। समाज कैसे लगाएगा भाई, एक गरीब आदमी है, दिहाड़ी करता है, उससे पैसे ना लो, उससे उसका शरीर इस्तेमाल कर लो, 2 दिन की दिहाड़ी ले लो, जो पैसे कमा रहा है उससे पैसे ले लो, जिसके पास ज्यादा जमीन उससे थोड़ा ज्यादा ले लो, मिलके जो बनता है उससे हर बच्चे के लिए काम करना, गांव लगेगा। जब बच्चे को ये लगेगा कि मेरी परवरिश और मेरी शिक्षा में पूरे समाज का योगदान है, तो बड़ा होकर समाज को वापस देगा। लेकिन अगर उस बच्चे को ये लगेगा कि मैं जो बना हूं अपनी मेहनत से बना हूं, तो वो माँ बाप का भी नहीं रहेगा। अगर उसको लगेगा मेरे को बनाने में मेरे बाप ने हिम्मत करी थी, तो बाप का हो जाएगा। माँ बाप के बारे में सोचेगा तो माँ बाप का हो जाएगा, फिर दुनिया का नहीं रहेगा। मतलब जैसे उसको देंगे वैसा, जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही आउटपुट आएगा। मतलब मेरा ये मानना है। डॉक्टर साहब, आपकी इस मुहिम तहत फफड़ाना गांव पर क्या असर पड़ा? फफड़ाना गांव में मैं कभी आज तक गया ही नहीं। मैं गया था 2017 में। अच्छा, आपका जो गांव है। जब मैं पहली बार अपना इंस्टीट्यूट बंद करके गया, तो तब मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया कि पहले अपने गांव को बदलेंगे, फिर किसी और गांव पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अपने गांव का सरपंच आया। चाचा मंजूर नु करके मेरे पे टैलेंट है, मैं तो शहर में रहूँ, मेरे को तो खूब मोटी फीस लगा है, लेकिन मैं अपने गांव के लिए फ्री करना चाहता हूँ। देखेंगे बेटा, बैठाएंगे किसी माँ, कोई मीटिंग बुला ले, गाँव वाले तो बात कर लेंगे। बाद में किसी और से पता चला कि वो किसी ने नुकंद आ पाया, अगर बोला हाँ वोट तो दिए थी, उसकी क्यों मानना। ठीक है जी बात भाई। गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर तो रह गए जी, प्रिंसिपल तो रह गए, वो ने बोला जो सरकार आदेश करेगी वो करना पड़ेगा। फिर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल तो रह गए, ठीक है, मालिक तो रह गए, वो ने बोला जी कस्टमर जो कहेगा वो देना पड़ेगा। कस्टमर की डिमांड नहीं है ये, कस्टमर को नंबर ही चाहिए, आपकी वाली शिक्षा पद्धति नहीं चाहिए। फिर उससे पहले अपा जा लिए थे नरेंद्र मोदी से, मैं 2015 में मिल लिया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लॉन्चिंग के टाइम पे। स्मृति ईरानी से भी मिल लिया था, उस टाइम शिक्षा मंत्री थी, HRD मिनिस्ट्री उसके पास थी। अपना अश्विनी चोपड़ा करनाल का सांसद था, उससे भी मिल लिया था। अपना बख्शीश सिंह MLA अगरदासन का, उससे भी मिल लिया था। फिर अपने जिला परिषद से भी मिल लिया था, अपने ब्लॉक समिति वाले से भी मिल लिया था, सबसे मिल लिया था। अपना शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा था, उससे भी मिल लिया था। सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सबसे मिलके मुझे 2 रिस्पॉन्स मिले। रिस्पॉन्स नंबर 1 ये था, अपने हरियाणा में 3,90,000 बच्चा है सरकारी स्कूल में, प्राइमरी में। जो एक बालक पे 1,000 रुपये लेवा, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, और नंदन नीलकेणी पे 1,700 रुपये लेवा। नंदन नीलकेणी सरकार पे आधार कार्ड बनाने का 2 रुपये खर्चा आता है एक आधार कार्ड पे, नंदन नीलकेणी का 1,700 रुपये लेता है सरकार से। कैलकुलेट कर लो कितने 100 करोड़, कितना करोड़ का बजट, मतलब कितने 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट खा गया, देश की कितनी बड़ी पूंजी खा गया आधार कार्ड के नाम पे। आपका तो फिर भी बहुत बढ़िया काम है बच्चों के लिए, 1,000 रुपये तो ले ला मिनिमम। अगर 3,90,000 बच्चा है प्राइमरी में और 1,000 रुपये एक बच्चे का, तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 50 करोड़ मारे, 340 करोड़ तेरे लाइफ करा। एक तो यो मिला रिस्पॉन्स कि पैसे कितने देगा पार्टी फंड में। दूसरा रिस्पॉन्स मिला कि जिनके बालक बर्बाद होने लग रहे, जब उनने ख्यास नहीं तो तू क्यों भड़क ले रहा है भाई डॉक्टर। मेरे समझ में आया, पॉलिटिशियन नहीं करेगा, नौकर आदमी नहीं करेगा, इसको अगर कोई कर सकता है तो खुद माँ बाप कर सकते हैं। मेरा गांव नहीं मानता तो चल मैं गाँव माँ बाप दौरा चला जाऊँ। तो मैं पड़ोस के जो से चाचे ताऊ थे उन दौरा बैठ जड़ा बचपन में खेल रहा था, उन तो पूछा माँ चाचा नौकर का एक स्कीम है, मेरे दौरा ये प्लान है, और आप पहला अपने मोहल्ले का शुरू कर लें, फिर गाँव में कर लेंगे। हाँ कल तो फिर अगर दाढ़ी कच नहीं पाएगा ना तो इमाम ने ज्ञान देगा भाई। फिर चल भाई पड़ोस के गांव में चल रहा। फिर पड़ोस के गांव में गए भाई, ये जो रिसर्च का मैंने एग्जाम्पल शुरू में दिया था उस गांव में भी गए। फिर आसपास के संदल के खाप सारे गांव में गए, बड़ी बड़ी सभा होने लगी, एक एक गांव में 500-500 हज़ार आदमी इकट्ठे होने लगे। सन 2018-19 की बात बता रहा हूँ। तो लोगों के कान खड़े हो गए, सारे पॉलिटिशियन आ गए, अभी इलेक्शन लड़ेगा पक्का। भैया संदल का क्यों चूज करा, चंडीगढ़ था आके करा तो था अपने गांव की वजह से। भाई मेरा गांव
जब आसपास के लोग में विचार जाएगा। फिर उस हल्के में छोड़ के मैंने महेंद्र हल्के में जाकर काम चालू कर दिया। वहाँ गांव में बहुत बड़ा बदलाव आया था, जिसकी चर्चा मैं आमतौर पे करता होता हूँ। और 1 मार्च 2021 में 1 मार्च 2020 में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था हमारा वहाँ पे महेंद्रगढ़ जिला में। और आसपास के 10-20 गांव उस मुहिम में जुड़ गए थे बड़े लेवल पे। हर बच्चे को हमने टारगेट कर लिया था, हर बच्चे को गांव के सरकारी स्कूल पे। मैं कहा अगले 2 साल में हर गांव हर बच्चे के लिए काम चालू कर देंगे ट्रेनिंग का, बल्कि साल भर में ही कर देते। फिर 20 मार्च में लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन के बाद फिर यह वैक्सीन वाली कहानी चालू होगी। फिर देखा कि तो खेल लिया, छोटा तो को नहीं, सिर्फ शिक्षा से तो बात नहीं बनेगी, फिर तो ये सारे भी लेने पड़ेंगे। ये वाले बाद में आए, पहले सिर्फ शिक्षा था। मेरा उद्देश्य था कि 100% एम्प्लॉयमेंट वाली शिक्षा चालू कर दिया। मेरे पास वह टैलेंट है, मैं वह टेक्नोलॉजी फ्री दे दूँ। फिर ये सोचा कि अकेली शिक्षा से बात बनेगी नहीं, हेल्थ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसी के अंदर, राजनीति को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सारे मुद्दों को करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे लोग मिलते जाओ वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। इवन समझ में आ गया, इब एक गांव तक काम नहीं करना। इब तो पहले पूरे भारत में बीज गंडा दो, जिस दिन एनवायरनमेंट बनेगा उस दिन पूरे भारत से इकट्ठी वेव आएगी। तो ये बीज खंडान पर लग रहे थे, 3 साल हो गए थे पक्के। ये बी टीम से तैयार हुई है बड़ी पूरे इंडिया से। अभी 200 लोगों की तो परसों ट्रेनिंग खत्म करके आए हैं, कल खत्म करिए। और 200 की अगले हफ्ते फिर से करने लग रहे हैं। और मतलब ये वो है छठे हुए। हमने 43 ट्रेनिंग कर ली लेवल 1 की, 2 कर ली लेवल 2 की, 1 कर ली एजुकेशन की, 1 या कर ली, 1 और करेंगे। तो अब कुछ योद्धाओं की बड़ी टीम तैयार हुई है। तो करीब करीब 1000 आदमी पूरे हरियाणा से मतलब मुझे निकालने हैं बेसिकली, इसी माइंडसेट के जो लड़ने के लिए तैयार है, जो मतलब इस मुहिम पर आगे बढ़ाएंगे। कि इस रुपये वाले मसले पे हम मतलब सारे डाल के लोग टोन लाग रहे, भाई हमने वकील भी चाहिए, हमने मास्टर भी चाहिए, हमने एजुकेशन वाले भी चाहिए, लेडीज़ को भी हम अलग से ट्रेंड करने लग रहे हैं। क्योंकि हेल्थ का ऐसा मैटर है कि घर में क्या खाना क्या नहीं खाना ये लेडीज तय करती हैं। वर्तमान में अपना संगठन कितना बड़ा है? अभी तो संगठन की भाई सही बताऊं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ जो कोई मेंबरशिप ये वो हम कोई मेंबरशिप फीस या मेंबरशिप हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, हमने करना। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि मतलब क्या है कि लिमिटलेस होने दो। इसमें क्या हो जाता है फिर क्रेडिट लेने लग जाता है आदमी ना। जब आदमी चलता है ना तो हमने इस संगठन को इस तरह से मॉडिफाई लेके चलने की प्लान कर रहे हैं हम लोग कि ये एक आदमी का ना रहे बल्कि ये विचार बन जाए, हर गांव में ये विचार बन जाए बस। बाकी देखो समय किधर क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता। तो बेसिकली एक विचारधारा की फायदा टोटल विचार की क्या है कि मैंने कम दे दे, मैं कह रहा हूँ कम आप दे ले लो ना, ले लो छोड़ दो। अच्छा मेरा जीवन का टारगेट है एक चीज ना मैं कभी घर बनाऊंगा, चलो ठीक है आप ना कभी मकान बनाऊंगा, ना कभी पैसे इकट्ठे करूंगा। चंडीगढ़ में खुद की प्रॉपर्टी या रेंटेड? रेंटेड। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं। आपकी एज कितनी है सर? 45। सर एक चीज और ऐड करिए अपनी मूवी में, खेती के साथ में जैसे लोग खेती करते हैं, खेती तो अभी सब करने लगे, खेती बाड़ी और ऐड करिए जब आप अपना प्रोग्राम करते हो। मैं क्यों करूंगा? जो मेरा भी काम- नहीं आपका आप काम- आओ ना। हैं? अपना रूल है एक। एक्सपर्टीज आप है आपके पास। हमारा एक रूल है, कोई रायचंद नहीं हमारे यहाँ। रायचंद और ज्ञानचंद बिल्कुल बिल्कुल खत्म, सिर्फ करमचंद। ज्ञानचंद का वाली बात नहीं है, उसका जगह आप रेगुलर कर रहे हो। मेरा बाड़ी का मतलब ये होगा अब भी अगर बंदा अपने घर से ही जनरेट करता है, अपने लिए वो वेजिटेबल जनरेट कर रहा है या अपने लिए आप मान के उसको प्रोसेस करके यूज कर रहा है। पहले ये जो जिस व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे थे ये उस व्यवस्था का हिस्सा रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ पास्ट में, क्योंकि वो व्यापार जो बाड़ी होती थी वो अपने परिवार में वो वहीं से अपनी क्यारी से मतलब 5 एकड़ की खेती करता था, उसमें से आधा बीघा कर लिए इस टाइप का वो अपना रखता था। बट आज की जो यूथ हो रही है, जो न्यू जनरेशन आई है, ये काम नहीं कर पा रही है, जिससे कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट का आपके कहीं ना कहीं जाके
ये पार्ट फिर है स्लोली स्लोली ऐड हो बिल्कुल बिल्कुल। ये अब मर्जी नहीं, आपकी, हमारा आपने क्या है? ऐड करना कि नहीं करना। ये मैंने आपकी पूरी स्टोरी सुन के जो मेरे को समझ में आया, मेरे तरफ से ये है कि आप अगर ये करते हो तो कहीं ना कहीं आधा बीघे के हो या उससे भी छोटे हिस्से के हो, वो ऑर्गेनिक कर सकता है, सेमी ऑर्गेनिक कर सकता है। मैं बताता हूँ भाई जी, देखो मैं आपको भाई साहब नहीं पी रहे। मैं आपको एक मूल सिद्धांत की बात बताता हूँ। जब हम गांव के इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे मूल में क्या है कि कम से कम खाने की एक भी आइटम के लिए, कम खाने क्या छोड़िए, कौन सी चीज है जो हम खुद नहीं बना सकते। मतलब किसान क्या पैदा नहीं कर सकता। कपड़ा उसके खेत में से होता है, बिनोला उसके खेत में से, तेल उसके खेत में से, सब कुछ है जी, जूता उसके खेत से, जमीन तो आवा है, सब कुछ जमीन से आता है। बिल्कुल आवा है। इसका मतलब ये हो गया जिसका बच्चा किसी कंपनी के लिए कुछ और प्रोडक्शन कर रहा है वो अपने घर में अपने गांव के लिए भी कर सकता है। तो ये सब्जी वगैरह, छोटी मोटी दाल वगैरह, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हमारा प्लान ये है कि अपना बीज लास्ट तक लेके जाने का प्लान चाय है। चाय लो जी बस। तो थैंक यू बोलो डॉक्टर साहब। थैंक यू बोले वाला है सारा दिन, थैंक यू बोले वाला है। सारा दिन थैंक यू बोला है।